हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका चल रहा था, जिसमें हमने आपको तमाम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर दिया है और हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा था, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले सारे टर्म्स को समझ रहे थे, ताकि जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, जब हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे ले जाएं, तब आपको सारे टर्म्स यानी सारे वर्ड्स का मतलब पता हो। तो सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका टर्म्स है उसको मैं आपको समझा दूँ। तो जो आप लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं परचेस का, सेल्स का, उससे थोड़ा सा हट कर के मतलब होता है आपका बिजनेस में या अकाउंटिंग के टर्म्स में आपको उन सब चीज़ का मतलब समझ में आना चाहिए, तब आप अकाउंटिंग जो है कर पाओगे। नहीं तो फिर अगर आप टर्म्स को ठीक से नहीं समझोगे, अगर उसके मतलब को आप ठीक से नहीं समझोगे, तो फिर जा कर के आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, जब आप उसको आगे बढ़ोगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, इसके बाद लॉस क्या है बिजनेस के लिए, ये सब कुछ आप पहले से जानते थे, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में किस तरीके से इसको हम बोलते हैं या किस तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि परचेज़ किसे कहते हैं, परचेज़ रिटर्न क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, और मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया और इन्वेंट्री के बारे में भी बताया। तो स्टॉक जो अनफिनिश गुड्स होता है आपका बिजनेस में, जिसको अनसोल्ड गुड्स जो आपका होता है, माफ़ करिएगा, अनसोल्ड गुड्स जो होता है आपके बिजनेस में, उसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक जनरली जो है वो फिनिश गुड्स के सेंस में उसका मतलब आता है, फिनिश गुड्स के सेंस में हम स्टॉक ट्रीट करते हैं। और एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, यानी साल के शुरुआत में जो स्टॉक बिजनेस में अनसोल्ड है, जो गुड्स अनसोल्ड है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और साल के अंत में जो अनसोल्ड गुड्स है व्यापार में, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री आपका वाइड टर्म होता है, जिसके अंदर स्टॉक भी आता है। इन्वेंट्री जनरली अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर के कंसर्न में, तो मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंट्री वाइड टर्म है, एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उसका विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, या इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब कुछ आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो स्टॉक इन्वेंट्री का ही एक पार्ट है ना। तो ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज जो है वो हम कवर करेंगे, बात करेंगे कि डेटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, गुड्स किसे बोलते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। कॉस्ट का क्या मतलब होता है, लागत का क्या मतलब होता है, ये भी बताएंगे, और वाउचर के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारे टर्म्स को आज हम अकाउंटिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब होता है अकाउंटिंग में इसका, ये सारे चीज़ हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है वर्ड आपका डेटर्स। डेटर किसे कहते हैं व्यापार में, पहले आपको सिंपल समझा देते हैं। व्यापार में हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। तो इसको हम आगे जब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम आपको बताएंगे, तब हम वहाँ पर समझाएंगे जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब व्यापार यानी बिजनेस अपने कस्टमर को उधार में सामान बेचता है, याद करिएगा, याद रखिएगा, कैश में नहीं बेचता है, उधार में अपने कस्टमर को सामान बेचता है, तो सामने वाला जो कस्टमर है वो व्यापार को नियर फ्यूचर में पैसा देगा। हो सकता है कि 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद वो पैसा दे दे। तो सामने वाला जिसको व्यापार ने उधार में सामान बेचा है और नियर फ्यूचर में वो कस्टमर हमें पैसा देगा, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कस्टमर कहलाता है डेटर। ठीक है, नियर फ्यूचर में पैसा देगा। अब नियर फ्यूचर में वो डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। नियर फ्यूचर में यानी विद इन 1 ईयर आपका वो डेटर यानी वो कस्टमर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका डेटर जो है वो आता है करंट एसेट के अंदर। तो अगर हम बोले कि करंट एसेट में क्या है, तो डेटर भी करंट एसेट है। सामने वाला कस्टमर
जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, नियर फ्यूचर में वो हमें पैसा देगा, यानी वो पर्सन या वो फर्म या वो बिजनेस जिसको भी हमने बेचा है वो नियर फ्यूचर में हमको पैसा दे देगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए डेटर करंट एसेट के अंदर आता है। अब थोड़ा इसका हम मतलब समझते हैं, अपने लैंग्वेज में हम इसका मतलब समझेंगे। जैसे मान लो ये एक बिज़नेस है, शॉप है, राशन का दुकान है, यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं जो बिज़नेस के ऑनर ही है। तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, बच्चे याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर ए नाम का कोई पर्सन आया दुकान पर और यहाँ से इसने 5,000 रुपये का सामान खरीदा इस बिज़नेस से। बी नाम के, मान लो ये बी नाम है बिज़नेस का, बी नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बिज़नेस बी नाम का बिज़नेस है और यहाँ से ए नाम का एक पर्सन 5,000 का सामान क्रेडिट में यानी उधार में खरीदता है। अब इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन जो कि उधार में सामान लेकर के चला गया है, ये कहलाता है डेटर। क्या कहलाता है? डेटर। अब डेटर ये कहलाया, मतलब ये जो ए नाम का व्यक्ति है जो उधार में सामान इस बिजनेस से ले गया था, ये कहलाएगा डेटर, और ये नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को लिए गए उधार का पैसा चुकाएगा, यानी 5,000 रुपये चुकाएगा, नियर फ्यूचर में चुका देगा। तो ये पर्सन हो गया डेटर और ये नियर फ्यूचर में चुका देगा पैसा, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं करंट एसेट, यानी डेटर आता है आपके करंट एसेट में। क्लियर है बात? अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर आप किसी दुकान से किसी भी दुकान पे गए, बोले कि आज पार्टी करते हैं, अंकल जी आप हमको कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, जितना चिप्स वगैरह, लेज़ है, कुरकुरे है, सब कुछ, केक वगैरह आप खरीदें, टोटल आपका बिल बन गया मान लीजिए 2,000 रुपया। यहाँ पर मान लीजिए आप ही थे, आप ही ए नाम के व्यक्ति थे। समझाते हैं थोड़ा कैसे होता है। यहाँ पर आप ही ए नाम के व्यक्ति थे, आप गए, पार्टी करनी थी आपको, दुकान पर गए और आपने 2,000 रुपये का लेस, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खरीद लिया, केक वगैरह सब कुछ खरीद करके झोला भर लिया आपने। अब बोला कि अभी तो पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि दुकानदार जो था वो जान पहचान का था, तो बोला कि ठीक है ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। तो आप ये मान लो आप हैं, आप 2,000 का सामान उधार पे खरीद करके ले गए, तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो बन गए डेटर। कितने से डेटर है, कितना अमाउंट है, कितने का डेटर है आप? 2,000 के डेटर हैं आप। तो 2,000 जो है आप सामान लेकर के चले गए। अब जनरली क्या करते हैं लोग कि रास्ता बदल लेते हैं, है ना। मान लीजिए दुकान का ये रास्ता था जाने का और यहाँ पर दुकान था। अब जो डेटर क्या करता है, वो देखता है कि अब जब जाएंगे दोबारा दुकान तो ये हमसे 2,000 रुपये मांगेगा। आप मान लीजिए दोबारा दुकान जाओगे तो क्या बोलेगा कि अंकल जी आप जो है हमको सामान दे दीजिए, तो 500 रुपये का उधार में। तो बोलेगा पुराना उधार बच्चा तुम्हारा था 2,000, वो अभी दे दो ना, फिर 500 का दे देंगे तुमको। ऐसा होता है। तो जनरली डेटर क्या करते हैं, वो ना रास्ता बदल लेते हैं। अब दुकान के आगे साइड से नहीं जाओगे, अब आपको अगर इसी रोड में जाना है तो आप दुकान के पीछे साइड से जाओगे, है ना। तो ये कहलाता है डेटर। ये डर होता है डेटर को कि कहीं दुकानदार पैसा ना मांग ले। तो ये हो गया आपका डेटर, यानी डेटर क्या है, आपको नियर फ्यूचर में पैसा देगा। आप लोग यही करते होगे कभी कभी, सामान जनरली आपका जो उम्र है उसमें कुछ सामान उधार खरीद लेते होगे, पॉकेट में उतना अभी पैसा नहीं है क्योंकि अभी आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, आप कहीं काम नहीं करते हो, तो सोचता है कि जो भी पैसा है अगर है तो अभी बाद में उसको देंगे, बात आप करते रहते हो, तो आप रास्ता बदल के जाते हो। लेकिन नियर फ्यूचर में आपको इस बिजनेस को पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा? जितना आपने उधार लिया है उतना। तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यानी ए नाम का ये व्यक्ति कहलाएगा डेटर। और डेटर चूंकि 1 साल में कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए डेटर होता है करंट एसेट। क्लियर है बात? बस इतनी सी बात थी। तो बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर को, बिजनेस जो है अपने कस्टमर को उधार में सामान बेचता है और नियर फ्यूचर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो उधार में सामान बेचता है और सामने वाला व्यक्ति जो उधार में सामान खरीदता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला व्यक्ति कहलाता है डेटर।
और डेटर होता है करंट एसेट। बस एक बार मतलब पढ़ देते हैं इसका। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म, दोज पर्सन और फर्म्स भी हो सकता है, आप किसी दूसरे व्यापार को भी उधार में सामान बेच सकते हैं, इसीलिए लिखता है द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold और सर्विस भी दे सकते हैं, rendered on क्रेडिट, यानी आप सामने वाले को या तो गुड्स उधार में दिए हैं या तो सर्विस आप उसे उधार में दिए हैं, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और अभी तक आपने उससे पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो सामने वाला यहां पर ए नाम का व्यक्ति कहलाएगा डेटर। ठीक है, और डेटर होता है आपका करंट एसेट। यहां तक क्लियर है बात। अब आते हैं हम क्रेडिटर पे। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? देखिए, ये जो दुकानदार था, बिजनेस बी नाम से जिसको रिप्रेजेंट किए थे, ये जो बिजनेस है ये सामान तभी तो अपने कस्टमर को बेचेगा ना, ये अपने ए नाम का व्यक्ति जो कि आपका डेटर था, ये तभी इसको सामान बेचेगा या बिजनेस जब ये कहीं से खरीदेगा, यानी कहाँ से खरीदेगा? सप्लायर से। सप्लायर से सामान को परचेज करेगा तभी तो इसके बिजनेस में गुड्स आएगा जो इसको बेच सकता है, तो तभी तो सप्लायर से ये खरीदेगा, तो इसमें गुड्स आएगा, इसके सामान दुकान में सामान भरेगा और तभी तो ये सामान अपने कस्टमर को बेचेगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने अपने सप्लायर से उधार में सामान खरीदा, मान लो 10,000 रुपये का। अब हम क्रेडिटर समझा रहे हैं। उधार में सामान खरीदा 10,000 रुपये का। किसने खरीदा? बिजनेस ने। बिजनेस ने खरीदा, किससे खरीदा? सप्लायर से खरीदा। किसमें खरीदा? तो 10,000 का सामान उधार पे यानी क्रेडिट पे खरीदा। तो ये जो है सप्लायर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिटर है, मतलब नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को, इस सप्लायर को पैसा देना होगा, 10,000 रुपये चुकाना होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को, जिसको उधार, इसने उधार में बेचा था सामान बिजनेस ने, ये कहलाएगा आपका डेटर। अभी के एग्जांपल से अगर हम ले तो डेटर था आपका 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये बिजनेस को चुकाना था और बिजनेस को अपने सप्लायर को कितना चुकाना है? 10,000 रुपये चुकाना है, जो कि उधार में लिया था। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन डेटर कहलाएगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्लायर क्रेडिटर कहलाएगा। यानी कि ये हो गया हिंदी में देनदार, यानी बिजनेस को देगा पैसा 2,000 रुपये, और सप्लायर जो कि क्रेडिटर हो गया, ये हो गया आपका लेनदार, यानी वो बिजनेस से पैसे लेगा 10,000 रुपये। तो आपका डेटर बन गया करंट एसेट और आपका सप्लायर यानी क्रेडिटर बन गया यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बात? डेटर बन गया आपका करंट एसेट, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया करंट एसेट। और सप्लायर जिसको नियर फ्यूचर में आपको पैसा देना होगा विद इन 1 ईयर, जिसको आपको पैसा चुकाना होगा, वो बन गया आपका करंट लायबिलिटी। बात समझ में आया? आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना डेटर और क्रेडिटर कौन है। तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उधार, आपने जो उधार में कस्टमर को सामान बेचा, ये बन गया आपका डेटर और ये हो गया आपका करंट एसेट। इसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपने सप्लायर से सामान खरीदा उधार में, तो आप जो है इस सप्लायर को पैसा दोगे, ये हो गया आपका क्रेडिटर और ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर हो गया करंट एसेट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर यानी क्रेडिटर हो गया आपका करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बात? अब इसी चीज को बस हम पढ़ करके समझेंगे। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म। अब ये पर्सन भी हो सकता है सप्लायर, या कोई फर्म या कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। तो दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड, इसने गुड्स क्या किया है? परचेज्ड किया है। और सर्विस प्रोक्योर्ड, मतलब ये इसने गुड्स परचेज किया है या सर्विस लिया है, तो अभी के सेंस में यहाँ पे गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, 10,000 का क्रेडिट पे सामान इसने परचेस किया है, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, और अभी तक इसको पेमेंट नहीं दिया है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्लायर क्रेडिटर
आपके लिए करंट लायबिलिटीज़ है, यानी बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी है। तो इसे कहेंगे हम क्रेडिटर, सप्लायर को क्रेडिटर कहेंगे और इसे हम कहेंगे डेटर। बस यही बात है। इसको आपको याद रखना होगा, तो आप इस तरीके से डेफिनेशन लिखने आएगा एग्जाम में, तो डेफिनेशन इस तरीके से आप इसका लिख देना, नहीं तो सिर्फ बात को आप समझ के रखना, अपने लैंग्वेज में भी चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है बात। अब आते हैं हम बिल्स रिसीवेबल पे। बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। देखिए बच्चे, आप जब सामान, आपका मतलब यहाँ पर बिजनेस जब सामान बेचता है डेटर को 2000 रुपये का, तो बिजनेस को में हो सकता है कि ये जो डेटर है ये पैसा लेकर के भाग जाए, कभी दुकान पर दोबारा नज़र ही नहीं आए। ठीक है, आपका जान पहचान का था, 2-4 बार से आप उसको जानते थे, आपसे दोस्ती हो गई तो आपने सामान उधार में दे दिया, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो डेटर है वो पैसा लेकर के भाग जाए बिजनेस से। तो यहाँ पर डेटर जो था, आपने जिसको उधार में बेचा था, ये पैसा डूब गया, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बैड डेट कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये डेटर पैसा लेके भाग सकता है, हो सकता है कि भाग जाए पैसा लेकर के। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करने लगते हैं, आप बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं। छोटा सा शॉप था, कोई कस्टमर बनाने के लिए आप उधार में दे रहे हो उसको कि कस्टमर मेरा बन जाए, अगर आप उधार में नहीं दोगे तो कौन आएगा आपकी दुकान पे। तो ठीक है, दुकान को शुरुआत में चलाने के लिए आपने उधार में सामान दिया, तो आपको डर है कि हो सकता है ये पैसा लेकर के भाग जाए। इसलिए जैसे जैसे आप व्यापार आपका विस्तृत होता जाता है, व्यापार में आपका तरक्की होता जाता है, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हो। अब बोलोगे कि हम उधार किसी को देंगे नहीं, मतलब उधार तो आपको देना पड़ेगा, व्यापार करें तो देना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत सिस्टमैटिक हो जाएंगे, सारे चीज़ का हम रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करेंगे। कल को ये पैसा लेकर के भाग गया तो मेरा 2000 का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर एक आप बिल बनाओगे, और जिसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, या उसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर समझना, इसका हम आपको मतलब समझाने हैं बिल्स रिसीवेबल का। देखिए, बहुत यहाँ पर थोड़ा सा जगह यहाँ खाली कर देते हैं, क्रिएटर आप तो आपको समझ में आ ही गया है, यहाँ पर जगह खाली करके हम आपको समझाते हैं। ये है डेटर और ये है करंट एसेट, और इसको आपने उधार में 2000 का क्रेडिट में सामान बेचा था, बिजनेस ने बेचा था, हो सकता है कि ये पैसे लेकर के भाग जाए। इसीलिए इस डेटर से, इस कस्टमर से आप जो है एक बिल पर साइन करवाते हो कि आप भी इस पे साइन कर दो कि हाँ, हमने आपको 2000 का सामान बेचा है और नियर फ्यूचर में आप हमको 2000 रुपये कैश में दोगे। इसको एक हमने पीस ऑफ पेपर पे लिखवा लिया, इस पर ये भी साइन किया, इस पे सेलर ने भी, दोनों ने, बायर और सेलर दोनों ने यहाँ पे साइन किया। अब ये जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर ये डेटर, इस पर एक डेट भी लिखा होता है कि हम आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या इतने दिन के बाद पेमेंट करेंगे, तो मान लो इस पर डेट लिखा था कि 2 मंथ्स के बाद जो है हम आपको इस बिल का पैसा दे देंगे, ये डेटर बोला था और दोनों का साइन था इसके ऊपर। अब अगर ये डेटर पैसा देने से मना करता है, फ्यूचर में 2 महीने के बाद अगर मना करता है, तो ये जो है बिजनेस इसको कोर्ट में भी घसीट सकता है, कोर्ट में भी ले जा सकता है, कोर्ट में इसकी पेशी होगी और ये सारा बिल का पैसा जो ए को है वो भरना पड़ेगा। यानी आप इस पे कोर्ट केस कर सकते हो, और इसमें होने वाला अगर अदर भी कोई एक्सपेंस होगा, जैसे नोटिंग चार्जेस वगैरह हम बोलते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, तो इसमें अगर कोई एक्सपेंस भी होगा तो वो भी अगर कारण होगा आपका डेटर, तो इसको और भी चार्जेस वगैरह भी इसको भरना पड़ेगा, सारा इसको अपने पॉकेट से देना होगा। तो कहने का मतलब है कि इस डेटर से आपने एक पीस ऑफ पेपर, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस पर ये लिखवा लिया कि नियर फ्यूचर में तुम हमको 2000 रुपये दोगे, तो ये बहुत सिस्टमैटिक हो गया। अब आपको ये बिल का पैसा किसको मिलेगा,
2 महीने के बाद इस बिल का पैसा बिजनेस को मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000। तो एक डेटर जिसको आपने ऐसे ही सामान बेच दिया, एक डेटर जो वो डेटर जिस पर आपने एक बिल्स पर उस पर साइन करवा लिया और अमाउंट लिखवा लिया, तो ये कहलाता है इस बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल का पैसा रिसीव होगा 2 महीने के बाद इस बिजनेस को। तो या तो डेटर पैसा देगा इसको, आपने लिखवाया नहीं है, रिस्क है। दूसरा, आपने इसी डेटर से इस बिल पर लिखवा लिया जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो डेटर अगर करंट एसेट है, तो अगर हम बात करें बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? करंट एसेट है। और बिल्स रिसीवेबल और डेटर को अगर हम कलेक्टिवली एक साथ बोलें, तो इन दोनों को हम एक नाम से बुला सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है व्यापार। ये व्यापार जिसको रिसीव होगा क्या? पैसा, कैश रिसीव होगा। तो या तो डेटर से रिसीव होगा, या इसी डेटर से आपने इस बिल पर लिखवा लिया है कि 2 महीने के बाद हमको तुमको पैसा देगा, या 2 महीने बाद हमको पैसा तुम दो, तो यही बिल आपका कहलाता है बिल्स रिसीवेबल इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल कलेक्टिवली दोनों को हम एक नाम से बुला सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम डेटर की बात कर रहे हैं और हम बिल्स रिसीवेबल की यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर है बातें इतनी? ठीक है। फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको और भी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसके बाद आपका हो गया बिल्स रिसीवेबल। एक बार पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ओइंग टू अ बिजनेस फ्रॉम कस्टमर, मतलब एक कस्टमर से बिजनेस को अमाउंट लेना था, यहाँ पर 2000 रुपये कस्टमर्स, और डेटर से लेना था फॉर इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट कितना है? यहाँ पर 2000 रुपये का बिल था। तो इनवॉइस अमाउंट आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल बोला है, जिसमें बिल्स रिसीवेबल भी आपका आता है और अकाउंट रिसीवेबल भी हम इसको बोलते हैं। इन शॉर्ट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है अभी इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बकाया अमाउंट कितना है? 2000 रुपये। तो ये इसको मिलेगा। ये एक पीस ऑफ पेपर है और इसी को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इसी को ही हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है बातें? इस बिल्स रिसीवेबल के पीछे एक्चुअली में कौन है? इस बिल्स रिसीवेबल के पीछे एक्चुअली में डेटर ही छुपा हुआ है। ठीक है बात? तो दोनों आपका हो गया यहां पर करंट एसेट। अब यहां पर बिल्स पेबल है, सिंपल समझना। अब ये तो बिल्स रिसीवेबल इसको मिलेगा। अच्छा, इसने भी तो उधार खरीदा है अपने सप्लायर से, तो ये भी तो इसको लिखवाएगा एक पीस ऑफ पेपर पे। तो इसी को हम बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब इस बिल का पैसा अभी कितना है, कितना पेमेंट करना है? 10,000 रुपये सप्लायर को पेमेंट करना है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बिल का पैसा रिसीव होने वाला है बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और ये जो बिल का पैसा क्रेडिटर को पे करना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल पेबल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका बात करें, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, और इस बिल का पैसा इस क्रेडिटर ने, सप्लायर ने भी बिल पर लिखवा लिया कि आप भी हमको पैसा दोगे। इसको भी तो डर है ना, ये पैसा नहीं देगा, तो ये भी एक बिल्स पर लिखा लिया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल का पेमेंट इसको करना है, इसलिए बिल्स पेबल कह रहे हैं। ये भी करंट लायबिलिटी है इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली कहेंगे तो हम इसको कहेंगे ट्रेड पेबल। यानी अगर हम ट्रेड पेबल कह रहे हैं तो मतलब हम क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, हम बिल्स पेबल की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर बात? इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं। द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल इज पेड ऑन अ फ्यूचर डेट एंड सच बिल इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो इसी को हम बोलते हैं बिल्स पेबल। सिंपल से समझना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों का पैसा इसके पास आएगा, दोनों करंट एसेट है। क्रेडिटर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर और बिल्स पेबर दोनों लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पैसा नियर फ्यूचर में क्रेडिटर को देना होगा, या बिल पेबल के सहारे, इस बिल के सहारे भी पैसा आप क्रेडिटर को दोगे।
इसके बाद गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स को हम बार बार आपको डिफाइन कर दिए हैं कि वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए कहलाता है आपका गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेस्ड फॉर रीसेल, जिसको आप रीसेल करते हो, खरीदते हो बेचने के लिए, उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे अगर एक फर्नीचर का व्यापारी है, अगर वो फर्नीचर तो एसेट होता है बोलोगे, लेकिन फर्नीचर का व्यापारी, अगर फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके लिए गुड्स है, लेकिन अगर फर्नीचर का व्यापारी कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसके लिए एसेट है। अगर फर्नीचर का व्यापारी, व्यापारी याद रखिएगा बिजनेसमैन, फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीद रहा है अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, याद रखिएगा बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो उसके लिए एसेट है। लेकिन वही फर्नीचर का व्यापारी खरीद रहा है फर्नीचर बेचने के लिए तो उसके लिए गुड्स है। यानी वो सामान जो खरीदा जाता है बेचने के लिए वो आपके लिए गुड्स होता है, बिजनेस के लिए गुड्स होता है। ठीक है बात। अब यहाँ पर अगर बात करें क्या कोई एसेट गुड्स हो सकता है, तो हाँ, एसेट भी गुड्स हो सकता है जब आप उसका व्यापार कर रहे हो। तो अगर आप उस एसेट को खरीद करके बेच रहे हो तो वो एसेट नहीं होगा, वो आपके लिए गुड्स होगा। कॉस्ट किसे कहते हैं? लागत किसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन विल इंक्लूड परचेज प्राइस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। तो देखिए, कॉस्ट, किसी भी एसेट का कॉस्ट किसे कहते हैं? मान लो आप एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए का मशीन परचेज किया, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आपने अभी इस मशीन को नया नया परचेज किया है, अभी आप इसको रन नहीं करा रहे, चला नहीं रहे, इससे अभी आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, तो ये मशीन आपने खरीदा 1 लाख का, ये इसका कॉस्ट है? नहीं, यही इसका कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम आपको बताते हैं। ये मशीन आपने किया, इसके बाद मान लो आपने 5,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, मशीन को फैक्ट्री तक लेकर के आओगे तभी तो प्रोडक्शन शुरू करोगे ना। तो 1 लाख का मशीन था, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, तो बताइए मशीन का कॉस्ट अब कितना हो गया? 1,05,000। इसके बाद इसको ट्रक पर, यानी जो मोटर व्हीकल था उस पर चढ़ाने, लोडिंग और अनलोडिंग का आपने चार्ज 5,000 रुपये और दिया, तो ये हो गया आपका मशीन का जो कॉस्ट हो गया, अब 1,10,000 रुपये हो गया। 1 लाख का मशीन खरीदा था, लेकिन रनिंग कंडीशन से आने तक से पहले तक जो भी आप उसके ऊपर खर्च करोगे वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो रनिंग कंडीशन तक अभी मशीन आया नहीं है, अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज दिया, इसमें जो वेजेस है, लेबर लोग काम कर रहे थे उसको भी आपने 5,000 रुपये दिया। फिर मान लीजिए कि मशीन को ज़मीन में फिक्स कराना होगा, इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा, तो ये भी मान लो आपने 5,000 रुपये दिया। इसके बाद मशीन का कोई छोटा मोटा आपने रिपेयर करवाया, तो इसका मान लो आपका 10,000 रुपये अलग से कॉस्ट पड़ा। तो बताइए कि मशीन का अब कॉस्ट कितना है? 1,00,000, 10, 20, 30, 1,30,000 रुपये अब मशीन का कॉस्ट है। मशीन का कॉस्ट वो नहीं है जिस पर आपने परचेस किया था, अब मशीन जो है वो रनिंग कंडीशन में आ गया है, अब आप मशीन को चला करके प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो मशीन का कॉस्ट आपने जितना परचेस किया था वो मशीन का कॉस्ट नहीं है, बल्कि जितना आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी रनिंग कंडीशन से आने से पहले तक जो भी आपने इस मशीन के ऊपर खर्च किया है वो मशीन के कॉस्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और मशीन का कॉस्ट 1,00,000 ना रह करके 1,30,000 हो गया। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन के ऊपर, जो हरास लगाएंगे, वो हम 1,00,000 पे नहीं करेंगे बल्कि 1,30,000 पे करेंगे, क्योंकि आपने मशीन को रनिंग कंडीशन तक आने से पहले जो भी आपने मशीन के ऊपर खर्च किया है वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है और वो उसका कॉस्ट बन जाता है। तो आप यहाँ पर कॉस्ट कितना बोलोगे मशीन का? 1,00,000 नहीं बोलोगे बल्कि 1,30,000 रुपया बोलोगे। तो मशीन की लागत यानी कॉस्ट 1,30,000 है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन विल इंक्लूड परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 1,00,000, फ्रेट अगर कोई भाड़ा दिया हो तो वो ऐड कर दीजिएगा, जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद मशीन का कॉस्ट 1,30,000 है। बस इसी को हम कॉस्ट बोलते हैं आपके अकाउंटिंग या बिजनेस के लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद ये कॉस्ट हो गया आपका, लागत कहेंगे। वाउचर किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा इसके मतलब हम समझ लेते हैं।
कि इट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री आपका एविडेंस होता है, सबूत होता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। देखिए, जब भी कोई आप सामान परचेस करते हो, या बिजनेस की हम बात करेंगे, तो बिजनेस में जब भी कोई सामान परचेस होता है तो उसका कोई ना कोई बिल जनरेट होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते बिजनेस में कि कोई बिल नहीं जनरेट करेगा। आप सैलरी दोगे, रेंट दोगे, आप कोई सामान रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करोगे, तो जो भी करोगे सबका एक बिल होता है। अगर आप 5 रुपये का या 10 रुपये का पार्ले जी बिस्किट भी खरीदने जाते हो, तो जो सामने वाला सेलर है आपको 10 रुपये का, 5 रुपये का बिल देना चाहिए उसको, वो देगा बिल अगर आप मांगोगे तो। आप जनरली मांगते नहीं हो, लेकिन इसीलिए वो बिल नहीं देता है, तो उसको बिल देना चाहिए और आपको बिल लेना चाहिए। तो यहाँ पर है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक बिल जनरेट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन का कोई सबूत भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब भी आप घर पे जाते होगे तो बोलते होंगे आपके पापा लोग कि जाओ बेटा सामान लेकर आओ, साथ में बिल भी लेकर के आना। अगर आप बिल लेकर के नहीं आएंगे तो आपने कितना सामान परचेस किया वो पापा को आपके पता नहीं चलेगा। तो बिल अगर आप दिखा दोगे तो इसका मतलब है कि हाँ, ये सामान का इतना इतना दाम है तो इतना खर्च हुआ, तो वो एक एविडेंस है। तो यहाँ पर आप सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा एक ट्रांजैक्शन का होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई बिल होता है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम बनाते हैं यहाँ पर वाउचर। वाउचर जो है वो उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट से हम बनाते हैं, और वाउचर में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो आपका अकाउंट है वो डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो वाउचर में डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेबिट होना चाहिए, कौन सा आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर इन केस सोर्स डॉक्यूमेंट आपका खो जाता है तो उसी के जगह वाउचर जी जो है वही आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। तो ये मतलब है वाउचर। अभी सिंपल मतलब समझो, इसका और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम आगे में करेंगे, आपके यूनिट में पढ़ना है। तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन को। तो इतनी बातें आज हमने समझ लिया। डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, गुड्स क्या है, कॉस्ट क्या है और वाउचर क्या है। इसके आगे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।